अभी तो यही लग रहा है कि इन्हीं गरीब लोगों के बल पर आम आदमी पार्टी फिर वापसी करेगी। और ये भाजपा के लिए ये डिजास्टर होगा। आपको पता है ना कि 2% वोट से भाजपा चुनाव जीती है। भाई सीटों का तो फैसला लंबा हुआ 2247 का, लेकिन वोट का अंतर तो 2% है। 2% है, बिल्कुल। और वो 2% वोट के लिए क्या क्या किया भाजपा ने, ये सबको पता है। चलो हम ग्रेटर नोएडा देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में लाखों फ्लैट बन रहे हैं, अब उनकी कीमत भी लाखों में है। लेकिन सवाल है कि उन घरों में जो काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड, घरों में महिलाएं काम करने आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, उनके लिए तो सरकार सोची नहीं है ना। ये जो प्लानिंग सरकार भारत की है, किसी भी स्टेट की, वो सोच क्यों नहीं रही कि ये लोग कहाँ रहेंगे गरीब? ये तो डाले। आप जाइए इधर देखिए, ग्रेटर नोएडा में तो जाता रहता हूँ, कई लोग परिचित वहां रहते हैं, वहां वही हाल है कि वो जो वहां तो जगह भी नहीं बची। दिल्ली में तो जगह बची थी गांव के नाम पर, वहां तो पहले ही गांव के आसपास से घेर के बिल्डर ने फ्लैट बनाने शुरू कर दी। वहां तो और मुसीबत होने वाली है आने वाले दिनों में। वहां तो ट्रैफिक और इस तरह की कॉलोनियों से तो इतनी भारी मुसीबत होगी। एक काम वाली या एक काम वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी आमदनी महीने की 8 से 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है, वो फ्लैट गरीब, और वो अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से वो रोज काम पर कैसे आएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में, और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मेट्रो एडिटर रहे और न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी लंबे समय तक दिल्ली में लोकल रिपोर्टिंग के हेड भी रहे, इसके अलावा फिर ब्यूरो में तो रही, तो वो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दिल्ली में झुग्गियों का इन दिनों बड़ा मामला चल रहा है। आपको एक मालूम होगा कि दिल्ली में बड़ा झुग्गी माफिया भी है, वो किराए पे देता है झुग्गियां, और एक की करीब करीब ये समझ लो कि 3-4 हजार रुपए किराए तक आता है। तो यदि 10 झुग्गियां में डाल दी और फिर 10 झुग्गियां यदि आप उनको कहीं बसाते, जैसे आपको याद होगा ये लक्ष्मी नगर से जब हम इधर से जाते हैं जमुना से जमुना पार्क की तरफ, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी झुग्गियां बसती थी। तो शीला दीक्षित के जमाने में वहां पर जो नोएडा की तरफ और रोड बनी है ना कहीं गांधीनगर की तरफ, वो बनाई थी, तो वो उनको सीधा इधर बवाना है कहीं उधर बाहर बसाया गया था। लेकिन ये हुआ कि फिर वो झुग्गियां बेच के आ गए। जैसे ये जो चाहे तिलोपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, जितनी भी पुरी है, सीमापुरी, इनमें जिन झुग्गियों वालों को मकान दिए गए थे वो फिर बेच के आ गए। तो ये जो माफिया सरकार देती है, ऐसा नहीं कि सरकार ने भी बसाए, लेकिन ये फिर उन्हीं झुग्गियों में लौटाते, कहीं और अगल बगल डाल देते हैं। तो ये माफिया, दिल्ली का झुग्गी माफिया, या ये कैसे इसका रास्ता है? ये उसका रास्ता केवल ये कड़ाई। भाई आप पॉलिटिशियन पर कड़ाई करें तो वो फिर ये पुलिस को संरक्षण देना और नगर निगम या डीडीए के अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करेगा। अब होता क्या है, जैसे मेरे नाम पर आपने झुग्गी अलॉट की, मैंने मुझे वैकल्पिक जमीन दिया 25 गज या जो भी आपने दिया, मैंने क्या किया, अगली बार जो है वो अपनी पत्नी के नाम बसा लिया, अपने बेटे के नाम बना लिया, अपने भाई के नाम बना लिया। जवाहर सिंह मैं नाम ले रहा हूं, हमारे झुग्गी झोपड़ी मोर्चा के बड़े पुराने नेता है, झुग्गी बस्तियां में आते थे, अभी वो हिंदुस्तान में भी वो खुद ही एक हिस्सा बताते हैं। ये भाई इनका समाधान, माने जो गरीब बेचारा जो जेन्युइन है वो इसमें पिसता है। जो मान लीजिए बिहार से, उत्तराखंड से, यूपी से, झारखंड से आया और यहाँ काम कर रहा है, उसको रहने का ठिकाना नहीं है, मान लीजिए किसी यार दोस्त के यहाँ रह लिया, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लिया, वो अपना ठिकाना बनाने के लिए वो चाहता है कि जो मैं कमा रहा हूँ 8,000-10,000 रुपया, उसमें से 200-400 रुपए लगा के मैं कहीं रह लूं, उसको उसकी व्यवस्था तो कर नहीं पा रही है सरकार। वही जो माफिया है वो 4-4 जगह वो कब्जा किए हुए, और ये सूट कर रहा है सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन को। चूंकि ये पॉलिटिशियन का है। दूसरा, आप हम सब दिल्ली को ज्यादा जानते, दिल्ली में मल्टीसिटी ऑथोरिटी है, अब तो खैर भाजपा इससे बच नहीं पाएगी, लेकिन ये मल्टीसिटी ऑथोरिटी जो इतनी खतरनाक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नेताओं के बचने का, भाई जो कर लिए वो तो मैंने किया,
हाँ, मैंने एक बार जनसत्ता में पूरे पेज का एक आर्टिकल लिखा था हाँ, कि किसी को ढेर सारा सोना मिला तो उसने कहा भगवान ने दिया है। हाँ, पता लगा वो चोरी का है तो कहा कि पड़ोसी ने जेलसी से डाल दिया मेरे घर। हाँ, ठीक यही स्थिति दिल्ली की है। हाँ, एक दूसरे हो गया वो तो मैंने किया, और जो नहीं हुआ वो तो साहब हम कर नहीं सकते, वो तो फलना विभाग का है और वो फलना विभाग ने नहीं करने दिया। और बताइए, ये कर करके दिल्ली को बर्बाद किया गया है। भाई दिल्ली की क्षमता, आपको पता होगा कि दिल्ली में जो एनसीआर प्लानिंग बनी तो इसीलिए बनी ना कि दिल्ली पर दबाव कम हो। जबरदस्ती माफिया ने अफसरों से मिलकर दिल्ली के आसपास पूरी एनसीआर को ढक दिया और अनप्लान्ड ढंग से दिल्ली के बाहर एक और दिल्ली बना दी, जिसके चलते उन इलाकों में भी गाजियाबाद, लोनी, नोएडा, आपको गुड़गांव, बहादुरगढ़, उनमें भी वही, उससे भी ज्यादा दुर्गति दिल्ली से भी होने लगी। अब आप देखिए ना, चलो हम ग्रेटर नोएडा देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में लाखों फ्लैट बन रहे हैं, अब उनकी कीमत भी लाखों में है। लेकिन सवाल है कि उन घरों में जो काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड, घरों में महिलाएं काम करने आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, उनके लिए तो सरकार सोच ही नहीं है ना। ये जो प्लानिंग सरकार भारत की है, किसी भी स्टेट की, वो सोच क्यों नहीं रही कि ये लोग कहाँ रहेंगे गरीब, झुग्गी तो डालेंगे। आप जाइए इधर देखिए, ग्रेटर नोएडा में तो जाता रहता हूँ, कई लोग परिचित वहां रहते हैं, वहां वही हाल है कि वो जो वहां तो जगह भी नहीं बची। दिल्ली में तो जगह बची थी गांव के नाम पर, वहां तो पहले ही गांव के आसपास से घेर के बिल्डर ने फ्लैट बनाने शुरू कर दी। वहां तो और मुसीबत होने वाली है आने वाले दिनों में। वहां तो ट्रैफिक और इस तरह की कॉलोनियों से तो इतनी भारी मुसीबत होगी, एक काम वाली या एक काम वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी आमदनी महीने की 8 से 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है, वो फ्लैट, और वो अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से वो रोज काम पर कैसे आएगा, कैसे? तो इसलिए वो तो व्यवहारिक है ही नहीं, ये अप्रोच किया ही नहीं गया प्लान। असल में दिल्ली को दिल्ली के जैसा सोचने का काम, जितना मैंने दिल्ली को देखा है, उसमें केवल एक मुख्यमंत्री जिसका नाम श्रीमती शीला दीक्षित था, इसके उन्होंने भी झुग्गियों पर वो कहती रह गई, और उनके विचार और जगमोहन के विचार लगभग मिलते जुलते थे, लेकिन उनको कांग्रेस के लोगों ने ही चलने नहीं दिया। लेकिन बावजूद इन तमाम दबाव के शीला दीक्षित जो दिल्ली के लिए कर गई, वो तारीख बन गई, और वो आगे उस लाइन को छोटा करना किसी के बस का नहीं, लंबी लाइन खींच नहीं पाएंगे। तो ये देखिए कि एक तरफ हम कितने अमानवीय हो जाते हैं कि झुग्गियां तोड़ो वगैरह, दूसरी तरफ गरीब का कुछ सोचता नहीं है, ये भी एक पक्ष है। लेकिन एक और, यदि हम दिल्ली की बात करें, ये जो लोगों में धारणा आ रही है कि बीजेपी की जब आती है तो झुग्गियां टूटती है, गरीब बेघर होता है। क्या ऐसा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मध्यम वर्ग है? मध्यम वर्ग भी नहीं चाहता कि हमारे आसपास झुग्गियां हो, उसे घर में काम वालियां तो चाहिए, लेकिन वो कहाँ रहे ये नहीं चाहिए। तो इसका फायदा मैं पॉलिटिकली कहूंगा, अभी तो खैर चुनाव बहुत दूर है, ना एमसीडी के नजदीक है, ना विधानसभा ना लोकसभा, पर देर सवेर किसको फायदा होने वाला है, केजरीवाल या होगा? देखिए, मैं तो पहले दिन से जिस दिन नतीजे आए, आम जो एक मध्यम वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है जो झुग्गियों से मुक्ति भी चाहता है, तो ओवरऑल किसको फायदा होगा, या कांग्रेस कहाँ टिकती है इसमें? नहीं, ये तो देखिए, मान के कांग्रेस शून्य पर आई विधानसभा चुनाव में, फिर भी कांग्रेस के लोग इसलिए खुश थे कि उनको ये लग रहा था कि केजरीवाल में धैर्य बहुत ज्यादा नहीं है, वो सत्ता से बाहर रह के बहुत लंबा संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अभी तक ऐसा कोई सिग्नल मिला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इन्हीं झुग्गियों, इन्हीं गरीब लोगों के बल पर फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है दिल्ली में। लेकिन ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, कांग्रेस नहीं है। अभी तो यही लग रहा है कि इन्हीं गरीब लोगों के बल पर आम आदमी पार्टी फिर वापसी करेगी। और ये भाजपा के लिए ये डिजास्टर होगा। आपको पता है ना कि 2% वोट से भाजपा चुनाव जीती है। भाई सीटों का तो फासला लंबा हुआ, 2247 का, लेकिन वोट का अंतर तो 2% है। 2% है, बिल्कुल।
और वो 2% वोट के लिए क्या क्या किया भाजपा ने, ये सबको पता है। ज्यादा मिले, मैंने कोई कर्म जो चुनाव में रहता है वो छोड़ा नहीं गया। कोई वायदे ऐसे हैं जो नहीं किया गया। साफ कहा गया कि जो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल वो सब हम देंगे, उसके अलावा अमुक अमुक फ्री और देंगे। सब कुछ कहा गया ना, फिर भी अंतर 2% का रहा। तो इसलिए अगर भाजपा के लोग नहीं चेते तो आम आदमी पार्टी की वापसी के होते देर नहीं लगेगी। हाँ, क्योंकि एक अवधारणा ये बन रही है कि जैसे बीजेपी आई झुग्गियां टूटने लगी, चाहे कोर्ट से टूटी, कोर्ट में स्टे भी तो दिया जा सकता है जो भी यार। हालांकि हम भी चाहते हैं कि भाई सरकारी वो न बने, लेकिन मेरा ये मानना है कि झुग्गी न बसे, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई इंतजाम तो हो, कोई इंतजाम होना चाहिए ना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, सीधी सी बात। तो दूसरा ये समाज है भाई, हरीश जी, ये समाज है, यहाँ हर आदमी को जीने, ये लोकतंत्र है, संविधान ने सब आदमी को जीने का हक दिया है। मैं बड़े अखबार में पत्रकार था, आप बड़े अखबार में पत्रकार थे, तो हमें दिल्ली में रहने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, और जो गरीब है उसको नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी भाई? हम अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो वो एक कमरे के फ्लैट में रहने के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए हम पैसे वाले लोग हैं, वो महल अपना बनावे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि गरीब भी न रहे। ये तर्क सही। ये भी यार एक और भी बात आती है, हालांकि इसमें फिर कुछ बातें होती हैं जब लोग सोचते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक कोई महिला कह रही थी कि मेरे 6-7 बच्चे हैं, मुझे एक झुग्गी का मकान तो मिल गया, मेरे सभी बच्चों के लिए झुग्गियां का मकान देना चाहिए। ये भी तो गड़बड़ हो रहा है, दिक्कत ये भी हो रही है ना। तो इससे अजीब सी बातें हो जाती है समाज में। यही इन दोनों चीजों को, लेकिन ये करेगा कौन? ये करना सरकार को है ना भाई। सरकार एक अलग विभाग बनाए। आपको पता था बहुत दिन बीजेपी की जब सरकार पहली बनी थी तो मेवाराम आर्य को उन्होंने श्रम सुधार बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। श्रम बोर्ड था, उनका काम ही था। हाँ, वो विभाग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्लान ढंग से करे कि लोग, कई लोग झुग्गियां न ले, लेकिन कोई गरीब वंचित भी न रहे। भाई वो कहते हैं ना, तुलसीदास जी लिख गए हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवध नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी है। बिल्कुल। तो इसलिए ये चिंता तो करना, इन्हीं लोगों के नेता, भाजपा के ही सबसे बड़े जो नेता आइडियोलॉज थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते थे जब तक एक व्यक्ति के आंख में भी आंसू है हमारा काम अधूरा है, हमारा काम अधूरा है। तो आप आंसू पोंछने का काम आपको करना होगा ना, कि एक आदमी भी अछूता न रहे, बेघर न रहे। सरकार क्यों रैन बसेरा बनाती है? रैन बसेरे का उद्देश्य तो यही है ना कि जो तत्काल के लिए टेम्पोररी आया हुआ रहे, गरीब लोगों के लिए। जो परमानेंट रह रहा है उसको तो आप एक कमरा देंगे रहने के लिए, हाइजीनिक कंडीशन में। और देश की राजधानी में वो आया है, ऐसा भी नहीं है कि किसी छोटे शहर में जाके रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हर शहरों के ही है, पूरे भारत में टेंडेंसी है कि गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं। क्यों नहीं आएगा आदमी? जब आप गांव में इतनी सुविधाएं या रोजी रोटी के साधन, रोजगार जो भी नहीं देंगे तो शहर ही तो आएगा। किसी लोग कुछ कहते हैं कि हर भाषण देता रहता है कि जैसे हमारे यहाँ भी पहाड़ों में पलायन मत करो। मैं तो उल्टा बोलता, पलायन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता, या डोभाल जी वहां नहीं बैठते जहां वो बैठे हैं। पर गाँव भी हमें लौटना होगा, लेकिन तब लौटेंगे जब हम ढंग से कमाएंगे। एक गरीब आदमी कैसे रहेगा? वही पूरी मतलब कुल मिला के कि सरकार को तो कुछ सोचना पड़ेगा ना कि भाई गरीब कहाँ रहेगा इस व्यवस्था। देखिए, जो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था ग्राम स्वराज, हाँ, वो ईमानदारी से उस पर जब तक काम नहीं होगा, हाँ, जब तक बेसिक सहूलियतें गांव में आप दिलवाएंगे नहीं, रोजगार के सुविधा गांव में मिलेगी नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं, गांव पलायन कैसे रुकेगा? कैसे रुकने का कोई, हम अच्छे जीवन जिए, कार में चले, फ्लैट में रहे, एसी में बैठे, और गरीब आदमी ना बैठे, ये कौन सा तर्क है? ये तो बेवकूफी की बातें हैं ना। तो इसलिए हम भी नहीं आवे। ठीक आप कह रहे हैं कि हम अगर नहीं होते पलायन तो हम भी यहाँ कहाँ आते, वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये स्थिति बने ना कि जैसे हम रिटायर किए तो हम वापस जाते गाँव। हाँ बिल्कुल, ये गांव में रहती कि हम आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें स्वास्थ्य संबंधित चिंता होगी, कहाँ इलाज कराएंगे, इसलिए दिल्ली में पड़े रहे और फिर दिल्ली पर हम बोझ बने।
तो इसलिए ये है कि ये प्लानिंग करें ना कि गांव में लोग वापस लौटे, इसलिए क्यों हम सहूलियत दिला रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चाहे यूपीए सरकार हो, सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे अब एनडीए सरकार, झुग्गियां या गरीब लोगों के उस तरीके से कोई सोच ही नहीं रहा है ना। झुग्गियों में वो देना लगवाते हैं, बिजली दे दी, पानी दे दी, उनको राशन दे दिया, कंबल बांट देते हैं लोग, रात को फोटो खिंचवाते हैं जो गरीब लोग। अभी सर्दियों में जो उन लोगों को इस तरीके की यहाँ भावना है कि जो रात को कंबल बांटी, फोटो खिंचवा दी, लेकिन बेसिक जो काम होना चाहिए मुझे लगता है दिल्ली में नहीं हो रहा है। और ये लंबे समय तक ये दिन ना रहा तो झुग्गियां बसती ही जाएंगी, रोक ही नहीं सकते। गरीब आदमी कहाँ रहेगा? क्यों? यही निश्चित रूप से यही आप कह रहे हैं। जब तक ठोस कोई योजना बनेगी नहीं और ईमानदारी से उस पर अमल नहीं किया जाएगा, तब तक ये सही झुग्गी बनेगी, बल्कि दिल्ली का जीवन और नारकीय बनता जाएगा और समस्याएं बढ़ेंगी और जाम होंगे और पानी, बारिश होगी तो निकासी बंद होगी, सीवर लाइन डालना मुश्किल होगा, पानी, गर्मियों में पानी का संकट होगा, जाड़े में प्रदूषण का संकट होगा। जीवन कम होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा जब तक इस पे गंभीरता से, जैसे यमुना साफ करने के नाम पर नौटंकी हो रहा है, उसी तरह से ये भी नौटंकी है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि गंभीरता से इस पर कोशिश लो, न करेंगे तो उससे बढ़िया करना ही नहीं चाहिए। फिर तो मरने दें लोगों को, फिर तो छोड़ दें कि हम छोड़ दें कि अराजकता है, जिसको जहां मन वहां बस ले। अगर आप पहल करें, उजाड़ने की बात करें, तो आप उनको बसाने की, उससे पहले बसाने की बात, उजाड़ने के साथ बसाने की बात। तो मनोज जी, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के मुद्दों के साथ मैं आता रहूंगा। इंतजार कीजिए नई वीडियो का। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।